अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि काफ़ी ये डिस्कशन में रहता है पॉइंट, पर मुझसे भी अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं। एक मेरा दोस्त तो पाकिस्तान से आया था यूएई में, तो मुझसे काफ़ी इसी बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा था कि यूएई में जो फैमिली लिविंग कॉस्ट है वो कितनी है, तो कितनी मिनिमम सैलरी हो तो बंदा इजीली अपनी फैमिली रख सकता है और उनके ख़र्चे बर्दाश्त कर सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत से लोगों के लिए जानना, क्योंकि यूएई में रहते हुए आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में होती है या किसी भी कंट्री में होती है और आप अपनी फैमिली से दूर हैं, तो जारी बात है या तो आपको छुट्टी पे जाना पड़ता है, और छुट्टी आपको एक साल में जो 30 डेज़ अलाउ होते हैं तो वो बाज़ का सफिशेंट नहीं होते और आप अपनी फैमिली के साथ जो वैल्यू ऑफ टाइम है वो स्पेंड नहीं कर सकते, वो बस इधर उधर मिलने जुलने में ही गुजर जाते हैं। और अगर फैमिली इधर होती है तो बहुत से उसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है। अगर वो पाकिस्तान में भी रहते हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट है। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं और फिर छुट्टी पे जाते हैं तो जारी बात है वो जो टाइम आप उधर स्पेंड करते हैं उसमें आपकी अर्निंग भी नहीं हो पाती, और आप पाकिस्तान में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको ख़र्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी सेविंग भी आउट हो जाती है और फिर आपको वापस दोबारा से आना पड़ता है और ज़ीरो पॉकेट हो जाती है। अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकला। मेरा इरादा था कि मैं किसी मॉल में जाके थोड़ी सी बात करता, लेकिन गर्मियां हैं और गाड़ी से बाहर निकलने का मेरा दिल नहीं किया, इसलिए मैंने गाड़ी में ही बात करना प्रेफर किया। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि कितनी मिनिमम सैलरी हो तो आप रह सकते हैं। तो इसके लिए फैमिली को रखने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें नंबर 1 होता है आपके पास फ्लैट होना चाहिए, या मिनिमम आप रूम रेंट पे लेंगे और रूम रेंट पे लेके उसकी फिर सम टाइम आपको इंक्लूसिव ऑफ मिल जाता है, यानी कि पानी बिजली और इंटरनेट की सहूलत मिला के मिल जाता है, और बाज़ औक़ात उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप रूम भी लेते हैं, चाहे आप दुबई में काम कर रहे हैं, शारजा में ले सकते हैं, शारजा से आगे अजमान में भी ले सकते हैं, तो आपको मिनिमम जो है वो 1500 दिरहम चाहिए लास्ट में। अगर आप अजमान में लेते हैं 1500 दिरहम मिनिमम चाहिए, और अब इसमें अगर पानी बिजली शामिल नहीं है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो रूम की कंडीशन थोड़ी सी कैसी होगी और कैसे आप उसमें रह सकते हैं, मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, बल्कि पहली चीज़, अब आपने रूम ले लिया तो रूम की एक कॉस्ट है मिनिमम 1500 से 3000 तक। अगर आप रूम लेते हैं तो रूम आपको, अगर अच्छा रूम चाहिए, फर्निश चाहिए, जिसके अंदर बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, किचन के यूटेंसिल्स वगैरह सारी कुछ लगे हों, तो वो आपको 3000 तक एक रूम मिलता है, जिसके साथ अटैच वॉशरूम होता है, बालकनी हो सकती है, नहीं हो सकती। 3000 तक आपको एक अच्छा बेहतरीन रूम मिलता है जहाँ पे एक अच्छे स्टैंडर्ड की लिविंग कर सकते हैं। इससे ऊपर जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपको 10,000 पर मंथ में भी मिल जाएगा, 50,000 पर मंथ में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मिनिमम कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, तो 1500 से 3000 तक आपको मिल जाता है कमरा। अगर आप अपना फ़्लैट लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप फ़्लैट लेते लेते कितनी कॉस्ट आ जाती है, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसमें किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने रूम की कॉस्ट है, इंटरनेट और पानी बिजली अगर वो डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर आप रूम लेते हैं तो फ्लैट में एक रूम या 2 रूम होंगे, उसमें कुछ और लोग भी रह रहे होंगे, फैमिली होगी या बैचलर्स होंगे, तो आपकी 1500 तो आपका मिनिमम हमने लगाया कि आपका आ गया फ्लैट रूम रेंट का फैमिली के साथ, और रूम भी छोटा, आप उसमें बच्चे के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे रहना है। तो इंटरनेट वगैरह मिला के 500 आप उनका लगा लें। अब ये जो आपको रूम मिलेगा ये आपको अजमान में या शारजा में आगे जाके कहीं मिलेगा, तो अगर आप दुबई में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप ट्रांसपोर्ट रोज़ाना इतनी दूर से लेके आएँ और फिर से वापस जाएं। इसीलिए ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि
वही जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अजमान से दिल्ली आते हैं शारजा दुबई, या शारजा से दुबई आते हैं, तो मिनिमम आपकी 600-700 मिनिमम आपका ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सपेंस होगा। तो फिर आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने अगर 1500 का रूम अजमान में लिया है, शारजा में लिया, और 600 दिरहम आपने ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च किया, और आपने डेली का 2 से 3 घंटे सफ़र भी करना है, तो फिर ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वही पैसे मिला के अपनी सहूलत देखते हुए 2500 या 3000 का कमरा दुबई में ही ले लेते हैं। तो दुबई में आपको मिल जाता है। तो इसीलिए तो मिनिमम अगर आप रहते हैं तो 3000 आपको दुबई में और 1500 आपको अजमान में, ये फ़र्क है। ये तो हो गया घर का। दूसरे नंबर पे फिर आपको फैमिली रखने की दूसरी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है कि आपके फैमिली वीज़ाज़ होते हैं। एक फैमिली वीज़ा लगाने के लिए, एक बेगम को बुलाने के लिए आपको बेगम का वीज़ा निकालना, उसका एमिरेट्स आईडी बनाने के लिए, उसका मेडिकल करवाने के लिए, फिर उसकी इंश्योरेंस करवाने के लिए, अच्छी इंश्योरेंस करवाने के लिए, क्योंकि मिनिमम इंश्योरेंस तो आपको सस्ती भी मिल जाती है, 500 मिनिमम है, 560 या 600, इससे कम में नहीं होती। लेकिन वो बहुत बेसिक इंश्योरेंस होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो शामिल नहीं होते। तो एक तो आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है अपनी फैमिली की, मिनिमम 500, और मैक्सिमम उसकी लिमिट कोई नहीं है, 1000 में भी हो सकती है, 1500 में भी, 2000 में भी, जैसे भी। और अगर आपका बच्चा है तो उसकी भी इंश्योरेंस प्लस उसके वीज़े के खर्चे, ये वन टाइम कॉस्ट होती है, वन टाइम कॉस्ट आती है ये। इसीलिए वन टाइम कॉस्ट क्या है वो मैं आपको लहदा से बताता हूँ। तो फ़िलहाल फैमिली रखने के लिए 3000 आपको रूम का चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको चाहिए मिनिमम 500। अगर आप मेट्रो पे या किसी भी तरीका, अगर दुबई में भी रहते हैं तो बिल्कुल आपको अपने ऑफिस के पास रूम नहीं मिलता, तो आपका 500-600, कभी कहीं आप बाहर घूमने चले जाते हैं तो टैक्सी वगैरह पे इधर उधर लग ही जाता है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो उसका लहदा थोड़ा एक्सपेंस हो जाता है। तो मिनिमम आपका 500 से 600 आपका ट्रांसपोर्टेशन पे लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन दुबई में 500 आपकी लग गई। इसके बाद आपको अपने ग्रोसरी, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो आपकी मिनिमम ग्रोसरी, क्योंकि ब्रेड आती है 6-7 दिरहम की ब्रेड आती है, दही आता है 1 किलो का 5-6 दिरहम का वो है, दूध है, अंडे, आपको मीट, चिकन, आटा, चावल, चीनी वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। अगर आप 2 बंदे, अगर आप मिनिमम मंथ का खाना खाते हैं मियाँ बीवी, तो 500 से 600 दिरहम आपका उस चीज़ पे आ जाता है, मिनिमम बता रहा हूँ आपको। अगर आप बाहर से आउटिंग करते हैं, बाहर से भी खाना खाने जाते हैं, हम वीकेंड पे जाते हैं, वीक में 1-2 बार जाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो यानी कि आप खाने पीने का 1000 मान के चलें, तो आपको 3000 रूम का मिनिमम, एक अच्छे रूम का 500 आपको ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप जाएंगे, अगर आपके पास गाड़ी है तो डिफरेंट है, अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जाना है तो डिफरेंट है। तो मिनिमम 3500 ये हो गया। 1000 आपको खाने पीने का चाहिए, जिसमें आप फ्रूट वगैरह, सब्ज़ी वगैरह जो भी कुछ है वो लेकर आएंगे। तो मिनिमम आपको कॉस्ट आ गई तकरीबन 4500। ये आपकी वो पैसे हैं जो आपको मिनिमम पर मंथ सैलरी चाहिए। अगर इससे कुछ एक्स्ट्रा ख़र्चा हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो लिहाजा अगर आपकी सैलरी मिनिमम 4500 है तो आप अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को यहाँ पे रख सकते हैं। अब रहेगी दूसरी बात, अब अगर आपका बच्चा है तो फिर कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका दूध आएगा वगैरह वगैरह। तो आप इसको 5000 मान के चलें। अगर आपका बच्चा है, एक बच्चा है तो 5000, 2 बच्चे हैं तो आप ऐड कर लें। तो 2 बच्चों के साथ रहना, पूरा महीना गुजारा करना, मिनिमम आपको 6000 दिरहम का ख़र्चा करना पड़ेगा। ये मिनिमम कॉस्ट मैंने आपको बताई है। अपर तो लिमिट ही कोई नहीं है, मिनिमम लिमिट बताई है। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अजमान में या शारजा में आगे जाके सस्ता घर भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको
मिनिमम रेंट 1800-1500 में मिल जाएगा और बाकी आपके घर के खर्चे चल जाएंगे। तो आप 1500 उधर से कम कर लें रेंट में से, और इधर से ट्रांसपोर्टेशन का आप 1000 बढ़ा दें। पहले हमने क्या किया था कि 3000 में घर दुबई में, 500 ट्रांसपोर्टेशन, 1000 खाने पीने का सिर्फ बीवी और खावन, तो 4500। अब इसी को आप यही सेम लिविंग आप अजमान में शिफ्ट कर लें विद योर ओन ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें आपको क्या आएगा, 1500 रेंट कम हो गया और ट्रांसपोर्टेशन का 500 बढ़ गया। तो आपको अल्टीमेट बेनिफिट कितने का मिल रहा है, 1000 का प्लस माइनस करके 1000 का बेनिफिट हो गया। वहाँ पे 4500 दुबई में था और अजमान में या शारजा में एंड पे आपको वही सेम लिविंग आपको 3500 में मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों का फ़र्क है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़्लैट लेने के लिए वन टाइम क्या कॉस्ट आती है। जहाँ पे भी आपने फ़्लैट लेना है तो उसकी एक मिनिमम कॉस्ट आपको शुरू में बियर करनी पड़ती है, जिसमें कि आपका कुछ डिपॉज़िट होता है जो कि लैंडलॉर्ड रखता है, वो आपको देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना है, उसकी कुछ परसेंटेज होती है। तो वो मिनिमम अगर आपका रेंट 30,000 है तो उस पर 2000 आपका डिपॉज़िट हो सकता है, तो ये आपको देना पड़ेगा। ये आपके पास इन एडवांस पैसे होने चाहिए, 2000 आपके पास एडवांस होना चाहिए। फिर वो कमीशन आपसे चार्ज करेगा रियल इस्टेट वाला, या आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से लेंगे तो वो आपको उस रेट पर नहीं देगा फ्लैट जो कि वो एक रियल इस्टेट वाले को देता है। तो रियल इस्टेट वाला आपको सस्ता इसीलिए देगा क्योंकि उसने अपना कमीशन में पैसे रखने हैं। रियल इस्टेट वाला आपको थोड़ा सा महंगा, जो लैंडलॉर्ड है वो आपको थोड़ा सा महंगा इसलिए देगा क्योंकि उसने कमीशन के पैसे नहीं रखने। तो कमीशन रियल इस्टेट वाले थोड़ा मार्जिन कम पे आपको ले देते हैं, लेकिन वो कमीशन खाते हैं। तो इसीलिए बेहतर यही होता है कि आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से लें, रियल इस्टेट एजेंट को हटा दें। आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन आपको तसल्ली रहेगी कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो सही सेफ हैंड्स में हैं।